हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश सैनी और हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर फर्स्ट में अपने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अब है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। इसमें टी साइलेंट होता है, मतलब दो साइंटिस्ट है, बायो और सेवर्ट है क्या। तो अपन ने पढ़ लिया था सबसे पहले ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑरस्टेड ने बताया कि जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि मूविंग चार्ज एक्ट लाइक अ मैग्नेट। उसके बाद हमने ये भी देखा मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है। किसी वायर में हम करंट फ्लो करवा देते हैं, तो कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ये पढ़ा था। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड के बारे में ऑरस्टेड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? बायो और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट ने। और इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है वह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये कोई वायर है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया, पूरे करंट की वजह से नहीं, करंट एलिमेंट की वजह से, यानी कि इस करंट में, इस वायर में एक वायर का छोटा सा टुकड़ा देंगे और टुकड़ा किस डायरेक्शन में देंगे, जो करंट है, करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग। तो मान लिया मैंने ये एक छोटा सा इसका एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट, और इस लेंथ एलिमेंट में करंट है तो इसको मैं करंट एलिमेंट बोलूंगा, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर क्या है? करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से मान लो हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये डीएल वेक्टर है, हम डीएल वेक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर। ये पॉइंट पी का क्या है, पोजीशन वेक्टर है डीएल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो मैं कंसिडर कर देता हूँ कि इन दोनों के बीच में, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया, इस करंट एलिमेंट की वजह से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यहाँ पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी और छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या बोलूंगा, डीवी वेक्टर। भाई मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो छोटा एलिमेंट है तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड डीवी वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो इसके बारे में बताया एक्सपेरिमेंट में। तो पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। जैसे क्या है, यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है वो क्या है, करंट एलिमेंट। वो क्या है, करंट एलिमेंट। और डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में देनी है, करंट की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन में हमें क्या देना है, डीएल वेक्टर देना है। अगर करंट नीचे है तो डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। और क्या डिफाइन किया अपन ने, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पी पॉइंट और डीएल के बीच में। तो ये क्या है, आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन किस किस के बीच में, तो बिटवीन पॉइंट पी एंड डीएल। पॉइंट पी और डीएल के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ पे अपन ने थीटा क्या है, थीटा क्या दिया है, तो थीटा है यहाँ पे एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर का बीच में एंगल है।
और क्या है, सब कुछ डिफाइन कर दिया अपन ने। आई, आई क्या है, आई है करंट, करंट फ्लोइंग इन द वायर, फ्लोइंग इन द वायर, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन द वायर, ठीक। तो ये मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे जो वेरिएबल्स दी हैं। अब बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि डीबी का मैग्नीट्यूड, तो वो किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है, अब यहाँ जगह नहीं है, एक काम करो इसको आप पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, according to बायो-सेवर्ट लॉ, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field, और किसकी वजह से, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, तो ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज, तो क्या होगी, तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या देखा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि डीबी, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड है, तो डीबी जो है एक्सपेरिमेंटली देखा कि प्रोपोर्शनल होता है आई के। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप वायर में करंट की वैल्यू बढ़ाओगे, आई की वैल्यू बढ़ाओगे, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फर्स्ट ये, सेकंड है कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट डीएल, मतलब करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा। उसके बाद dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी एक्सपेरिमेंट में देखा गया, मतलब जैसे जैसे आप r की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप पॉइंट P को वायर से दूर लेके जाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे आप वायर के क्लोज आते जाओगे r की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि r की वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। उसके बाद dB जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के, और यहाँ पे थीटा कौन सा है, थीटा है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर, तो इनका क्या लेना है, साइन लेना है। इक्वेशन 4, ये बायो और सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा किसी करंट एलिमेंट के लिए, ये करंट एलिमेंट के लिए, तो क्या है, अब इन चारों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो dB प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, एक करंट एलिमेंट, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसमें ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं, जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट आया था, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी था, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम या एयर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम,
परमिसिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट था वैसे। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने कांस्टेंट लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7। और यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट यहाँ से देख लो, म्यू नॉट बाकी सबको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, डीबी की तो होती है टेस्ला, टेस्ला। और देखो ये एम्पियर होगा, ये मीटर होगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो ये है आपके बायो सेवर्ट लॉ। क्या बताया कि कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और हमें किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक लेंथ एलिमेंट इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट है करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, तो इस डीएल वेक्टर की वजह से जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू है ये पूरे वायर की वजह से नहीं है, ये केवल एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अगर पूरे वायर के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, डीएल 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 सबको जोड़ देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज करके फिर निकालें। तो ये क्या है, केवल एक एलिमेंट के लिए है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देना, इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्या है, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अभी तक हमने डायरेक्शन को लेके कोई बात नहीं करी, ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए देखो इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए बायो सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, अब मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ जो भी इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, मैं एन कैप से लिख देता हूँ उसे थोड़ी देर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में किसी भी अगर वेक्टर को लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर से। तो dB तो मैग्नीट्यूड तो कितना है, अभी जस्ट देखा इक्वेशन 6 से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता, तो मैं बात बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसकी डायरेक्शन जो है वो मान लो किसके अलोंग है, एन कैप। देखिए एन कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर in the direction of dB वेक्टर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं r अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, अब क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, r अपॉन r से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं r अपॉन r से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या आएगा, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, r को मैं याद देता हूँ sin थीटा n कैप अपॉन r क्यूब, r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यूब। अब आपको इसमें ध्यान से देखो, इधर मैंने वेक्टर लगाया है, ये जो I है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट। dl अपन ने क्या दिया था, वेक्टर दिया था, करंट एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और r क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको पता है ये दोनों वेक्टर है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कौन सा वाला होगा, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में तो रिजल्ट जो आता है वो कैसा आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यानी कि इधर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि मैं आपको पता है अगर a क्रॉस b लिखा हुआ है तो a क्रॉस b
की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन के। तो यहाँ पे देखो ये डीएल का मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर है, और एन के है। तो इसको मैं डीएल क्रॉस आर देख सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इधर हमें क्या है, वेक्टर मिल रहा है, ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो ए बी साइन थीटा एन के क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हो जाएगा कितना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डीएल क्रॉस आर करके, हमारे पास डीएल वेक्टर है, आर वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, तो वो भी देखते हैं। तो ये उसकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, नोट करो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, बुक्स में लिखा होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये डीएल वेक्टर क्रॉस, अब ये आर क्यूब है ना, एक आर को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर, नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, एक आर को मैंने इसके नीचे लिख दिया। इससे क्या होगा, आपको पता है आर वेक्टर अपॉन आर, ए वेक्टर अपॉन ए क्या होता है, ए कैप, तो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर कैप। तो इसको आर कैप के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, आर के अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों से। तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है, ये बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे अपन, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जो डीबी वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन। और डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो अपना राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड में पहले क्या हुआ है, लिखा हुआ है डीएल क्रॉस आर। तो राइट हैंड थंब रूल होता है, आपके करंट कैरिंग वायर को सबसे पहले इमेजिन करो कि राइट हैंड में इसको पकड़ना है। किस तरह से पकड़ना है, कि आपका जो थंब है वो किधर रहे, करंट की डायरेक्शन में रहे। राइट हैंड करंट कैसे, ऐसे, तो थंब को किधर रखना है, करंट की अलोंग। उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे अपनी फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे फिंगर्स को कर्ल करो, और फिंगर्स की कर्ल की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर इस केस की बात करें तो करंट केस है ऊपर, पॉइंट कौन सा, ये वाला, फिंगर्स को कर्ल किया, तो कर्ल करेंगे तो इस तरह से अंदर की तरफ, तो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। टॉपिक डालो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डीबी वेक्टर। तो ये क्या होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी। और अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसकी डायरेक्शन, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो रूल होते हैं यहाँ पे, एक तो कौन सा है, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल।
तो इसके बाद देखना, it is given by right hand स्क्रू रूल, या तो राइट हैंड स्क्रू रूल, क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक तो आपको जल्दी पता है, जो में हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी को निकालने का क्या तरीका था, एक तो वो वाला है कि आपकी जो फिंगर्स है, चारों फिंगर्स, उनको क्या करो, जैसे मान लो एग्जांपल में इधर बताता हूँ, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो 11th में आपने कैसे सीखा था, राइट हैंड आपकी जो 4 फिंगर्स है उनको कहाँ पे रखना है, अगर आपसे ए क्रॉस बी पूछा है तो फर्स्ट वाले वेक्टर पे रखो, ए वेक्टर पे। उसके बाद बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को क्या करो, कर्व करो। जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी किसकी, ए क्रॉस बी की। इधर में पढ़ा था, ये वाला भी लगा सकते हो। ये वाला राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये उससे अलग है थोड़ा। वो क्या है देखो, ये वैसे आपने 10th में भी पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। इसको मिटा देता हूँ। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये देखो, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है आपका। राइट हैंड कौन सा वाला है, ये वाला। फिर राइट हैंड लेके उसमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपको अपनी राइट हैंड से करंट कैरिंग वायर को पकड़ना है, ठीक है, होल्ड करना है। और किस तरह से करना है कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, आपके करंट की डायरेक्शन में, यानी कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पर जाकर आपको फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। फिंगर्स की जो कर्ल करने की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ही किसकी होगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड की होगी। जैसे इस वाला केस है अपन, तो इसमें करंट कैसे है, ऊपर की तरफ, यानी कि वायर को इस तरह से पकड़ना है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में रहे, यानी कि ऐसे, इस तरह से। फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पी पे चाहिए, तो फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स किधर कर्ल हो रही, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। और अंदर के लिए किस कौन से सिंबल का यूज करते हैं, क्रॉस। तो ये क्या हो गई, डीबी वेक्टर। अच्छा, आपको ये क्रॉस वगैरह का नहीं पता हो तो देख लो। अगर कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में, तो हम ऐसे दिखा देंगे एरो लगा के। कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो ऐसे एरो लगा के दिखा देंगे। ऊपर है तो ऐसे, नीचे है तो ऐसे। अब उसके बाद दो डायरेक्शन और बची, एक तो कौन सी, बोर्ड के बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ, मतलब आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। तो आउटवर्ड और इनवर्ड्स के लिए अपन दो सिंबल्स का यूज करते हैं, एक तो है डॉट और एक है क्रॉस। तो अगर कोई वेक्टर है जो किधर है, बाहर की तरफ है, यानी कि इस बोर्ड से कैमरे की तरफ, आपकी तरफ, तो उसको हम लिखते हैं डॉट से। उसको हम डॉट से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर है जो आउटवर्ड्स है तो आउटवर्ड्स के लिए डॉट का यूज करते हैं। और अगर कोई भी वेक्टर है जो किधर है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ, तो बोर्ड के अंदर की तरफ अगर कोई भी वेक्टर है तो उसको हम लिखते हैं क्रॉस से। और इसका मतलब क्या है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब यहाँ से बोर्ड के अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स का मतलब यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, इस तरह से। थंब को ऐसे रखना है अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड्स। तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आई, अंदर की तरफ, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन लिखनी हो तो वही है, लिख दो आप। इफ वी होल्ड द स्ट्रेट, अच्छा ये जो लो है राइट हैंड थंब रूल, ये केवल स्ट्रेट वायर के केस में लगेगा। अगर वायर स्ट्रेट है तो ये लगाना, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर कौन से हैंड में? राइट हैंड में। इन अवर राइट हैंड और किस तरह से रखना है? इन सच अ वे दैट आवर थंब, हमारा थंब किधर है? करंट की डायरेक्शन में रहे। इन सच दैट एंड इन सच अ वे दैट आवर थंब is in the direction of current, then curling the fingers, then yes is the direction of curling of the fingers, ऐसे ना, then the direction of curl of fingers gives the direction of magnetic field at that point, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे करना है, at that point ये हो जाए। ठीक है, नोट कर लो इसको पोस्ट करके। इसके बाद मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ एक दो एग्जांपल्स से कि आपको ये रूल कैसे लगाना है। ठीक है, वो देखो तो ये रूल कैसे लगाना है मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि करंट कैरिंग वायर, मान लो कैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इस करंट कैरिंग वायर पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर क्या बताना है? इस एलिमेंट की वजह से क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। एक तो ये देख लो। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, वायर मान लो कैसे, वायर इस तरह से है। इस बार करंट की डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, मान लो करंट इस तरह से, ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे? मान लो यहीं पे, ये पॉइंट मान लो Q है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? किसकी वजह से? इस डीएल वेक्टर की वजह से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ये वाला ले लो। मान लो इस बार जो करंट है वो कैसे है? आउटवर्ड से, यानी कि करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। और मान लो ये कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये वाला देख लो। और एक मान लो करंट जो है वो इस तरह से है और पॉइंट जो है मान लो वो यही है, ये पॉइंट P है। इस पर क्या बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस केस की बात करें, फर्स्ट वाले में, तो थंब रूल लगाना है। किस तरह से लगाना है? सबसे पहले राइट हैंड लो, राइट हैंड ये वाला। इस राइट हैंड को आपको सबसे पहले कहाँ पे रखना है? वायर को पकड़ना है इस तरह से। थंब को किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट की डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे क्या करो? फिंगर्स को कर्ल करो। अगर पॉइंट इधर होता तो फिंगर्स किधर जा रही है? अंदर की तरफ, लेकिन पॉइंट किधर है? इधर। तो इस हाथ को ऐसे घुमाओगे तो पॉइंट P किधर है? ऐसे। तो फिंगर कैसे करोगे? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कर दो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ किससे दिखेंगे? डॉट से। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे? वायर को किस तरह से पकड़ना है? राइट हैंड से, कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, मतलब इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ये ऐसे है तो इस तरह से पकड़ना है।
उसके बाद जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे फिंगर्स को कर्ल करो। तो ये ऐसा है, फिंगर्स कर्ल कैसे होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन होगी किसकी, डीबी वेक्टर की। उसके बाद अच्छा ये कैसे करेंगे, तो इसमें आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो कैसे है, बाहर की तरफ, मतलब कोई वायर है जो इस बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसे है, बोर्ड से बाहर की तरफ, आपकी तरफ करंट आ रहा है। तो आपको वायर कैसे पकड़ना है, राइट हैंड से, तो वायर कैसे है, ऐसे है, और थंब को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऐसे, तो आपको थंब कैसे रखना है, ऐसे। उसके बाद जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे जाके फिंगर्स को क्या करो, कर्ल। तो फिंगर्स कर्ल किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। अब आप एक नॉलेज का यूज करो, कौन सी वाली, आपको पता है अगर हम क्या करते हैं, जैसे वो जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसे निकालते हैं हम, डीएल क्रॉस आर से निकालते हैं, डीएल क्रॉस आर से। अब आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो डीबी वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, डीएल वेक्टर के। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगी, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर वेक्टर की भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात सही है नहीं है, एक बार चेक कर लो। जैसे मान लो ये वाला जो केस था अपन के, डीएल वेक्टर कैसे है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है अंदर की तरफ, इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर है नहीं है। उसके बाद आर वेक्टर भी क्या होगा, डीबी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये बात सही नहीं है। तो आर वेक्टर कैसे है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ, तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है नहीं है। तो ये रिजल्ट है, अगर ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर आता है, तो सी ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर की भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है डीबी, वो डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर की भी परपेंडिकुलर। इस इंफॉर्मेशन का यूज करें तो यहाँ से आर वेक्टर कैसे होगा, ये आर वेक्टर होगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आर वेक्टर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने रूल लगाया तो रूल के अकॉर्डिंग फिंगर किधर कर दी, कर ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरह से, ये क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इस बार करंट कैसे है, ये करंट है, इस बार करंट है बाहर से इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ। तो आपको राइट हैंड इस तरह से देना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, यानी कि इस तरह से, इस तरह से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करो। तो कर्ल करने पर क्या हो रहा है, फिंगर्स नीचे जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब आपको पता है अगर ये आर वेक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होगी, तो 90 डिग्री, तो फिक्स 90 डिग्री पर क्या बना दो, वेक्टर बना दो, डीवी वेक्टर। ये हो गई किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख देना। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आज यहीं तक करता है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस एप्लीकेशन मतलब अभी तो हमने केवल एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह देखी। अब मैं पूछूं कि ये पूरा करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो क्या करोगे, इस डीएल वेक्टर की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या होगी, ऐड होगी। तो एक तो वो है, एक है आपके कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है, तो उसकी वजह से क्या होगी, तो वो सब निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू।